हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और आज हम क्या करने वाले हैं। कोर्स कोड BCOC 138 का कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हमारा यूनिट सेकंड जो है वो है कॉस्ट शीट। यूनिट सेकंड में हम कॉस्ट शीट करेंगे। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है यहाँ पे। तो पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो कॉस्ट शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट जो शो करता है। क्या शो करता है कि जो कॉस्ट के अलग अलग कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को शो करता है, जिसकी सहायता से हम प्राइसिंग डिसीजन ले सकते हैं और कॉस्ट कंट्रोल में ये हमारी हेल्प करता है। मतलब जब भी किसी चीज को हम प्रोड्यूस करते हैं, सपोज मैंने एक पेन प्रोड्यूस किया, तो पेन के जो अलग अलग कॉस्ट कंपोनेंट है, जो इसके कंपोनेंट हैं, जैसे मटेरियल है, लेबर है या अदर एक्सपेंस है, तो इन कंपोनेंट को वो अलग अलग जगह पे शो करता है। जो ऑफिस में होने वाले खर्चे को अलग दिखाएगा, फैक्ट्री में होने वाले खर्चे को अलग दिखाएगा। वेरियस एक्सपेंसेस जितने भी कॉस्ट कंपोनेंट है उन सबको अलग अलग दिखाता है। उसकी सहायता से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसका फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर कहीं कॉस्ट कंट्रोल की जरूरत है तो वो कहाँ जरूरत है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट या कौन से कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक चीज है इसका। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो ये मीनिंग है। फिलहाल हमारा फोकस थियोरेटिकल पोर्शन पे नहीं है, हम न्यूमेरिकल समझना चाह रहे हैं। और ये फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट को पहले हम समझ लेते हैं। तो इस फॉर्मेट को समझने से पहले एक और चीज आपको पहले पता होना चाहिए। वो क्या कि जो कॉस्ट कंपोनेंट होते हैं ना, जो कॉस्ट कंपोनेंट होते हैं उसमें बेसिकली तीन चीजें आती हैं। एक आता है मटेरियल, एक आता है लेबर और एक आता है एक्सपेंसेस। तो क्या क्या आता है कॉस्ट कंपोनेंट में? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल भी दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक। अब इसमें जो सबसे पहली बात आपको यह समझना जरूरी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। तो कुछ भी क्या हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग आपको समझाना चाह रहा हूं। तो कैन आइडेंटिफाई at per unit of output और ये जो है कैन नॉट आइडेंटिफाई। सिंपल सी बात है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल है कि आउटपुट प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में जिन चीजों को भी आप पर यूनिट आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो सारे के सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं आपको। एक लेबर है और एक सुपरवाइजर है। तो जो लेबर है वो क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है तो इसे दिया जाने वाला वेज या जो भी है उसे डायरेक्ट लेबर कहा जाएगा या डायरेक्ट वेज कहा जाएगा। और सुपरवाइजर क्या करता है, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, वो बाकियों के जो वर्किंग है उसे ऑब्जर्व करता है केवल। तो यहाँ पर वो एक यूनिट पे उसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये डिसाइड करना मुश्किल है। लेकिन जो डायरेक्ट लेबर है, ये जो व्यक्ति है लेबर, इसका एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन हम आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो जिसे पर यूनिट आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो डायरेक्ट है, और जिसे पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं शुगर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, चीनी बना रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए शुगर कैन की जरूरत है। ठीक। तो शुगर कैन मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल होगा क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है।
लेकिन जो स्टेशनरी है, अगर स्टेशनरी फैक्ट्री में या ऑफिस में स्टेशनरी का काम होता है तो ये स्टेशनरी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये एक ऑक्सिलरी की तरह काम करता है, एक हेल्पर की हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है ये। तो इसे आप स्टेशनरी को पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इनडायरेक्ट है। तो यही चीजें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल लेबर और एक्सपेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कुछ चीजें और समझते हैं। मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, फिर मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट लेबर होता है, और फिर मैंने आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल लेबर और एक्सपेंस है, इन तीनों को कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। इन तीनों को क्या कहा जाता है? प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इन्हें हम कहते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं ओवरहेड। अब अगर ये ओवरहेड, ये खर्चे, ओवरहेड मतलब है ऊपरी खर्चे, ऊपरी खर्चे ओवरहेड। तो अगर ये फैक्ट्री में है, ये फैक्ट्री में भी हो सकते हैं खर्चे, ये ऑफिस में भी हो सकते हैं, और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हो सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हो सकते हैं। तो अगर ये खर्चे फैक्ट्री में है तो इसे क्या कहा जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाएगा। अगर ये ऑफिस में है तो इसे ऑफिस ओवरहेड कहा जाएगा, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको प्राइम कॉस्ट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक चीज आपको और समझना है जो बहुत जरूरी है, वो क्या कि स्टॉक जो होता है हमारे पास, ये 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है। स्टॉक 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और एक हमारे पास फिनिश्ड गुड्स होता है। इन 3 फॉर्म में आपको ये स्टॉक मिल सकता है। अब समझ लेते हैं एक व्यक्ति, ये एक लाला जी हैं और ये क्या करते हैं? समोसा बेचते हैं, समोसा बेचते हैं ये। तो जब मैं इनके पास गया, मैं इनके पास गया समोसे खरीदने के लिए, तो मैंने देखा इनके पास कुछ आलू रखे हुए हैं, ठीक, कुछ इनके समोसे कढ़ाई में है, और कुछ रेडी टू सेल है, रेडी टू सेल है। यानी कुछ समोसे के लिए उन्होंने रॉ मटेरियल रखा हुआ है, आलू या मैदा आप कुछ भी कह लें, ये इनके पास रखा हुआ है। कुछ जो समोसे अभी तले जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस चल रहा है, और कुछ अभी ऑर्डर वो सप्लाई करने के लिए तैयार है। तो जो ये स्टॉक है इसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। जो समोसे कढ़ाई में है ये है वर्क इन प्रोग्रेस, और जो रेडी टू सेल है वो है फिनिश्ड गुड्स। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो रॉ मटेरियल क्या है? ये रॉ मटेरियल जो है अभी आपके पास मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में जो चीजें अपने रॉ फॉर्म में, जिस पे कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ, वो सारे के सारे रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोग्रेस जो फिनिश्ड तो नहीं है, जिस पे अभी काम चल रहा है, और फिनिश्ड गुड्स क्या है? जो रेडी टू सेल है। तो ये तीनों चीजें स्टॉक के 3 फॉर्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर इतना आ गया है तो हम वापस चलते हैं अपने फॉर्मेट पे। ओके, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इन तीनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट बनता है। तो इन तीनों को मिला के हमारे पास प्राइम कॉस्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे पहला जो शब्द है वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप ओपनिंग साल के स्टार्टिंग में आपके पास रॉ मटेरियल कितना था, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल, इसमें जो आपने साल के दौरान परचेजेस किया है उन सबको आप ऐड करेंगे, और अगर कुछ क्लोजिंग है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो उसे माइनस कर देंगे। तो इससे जो भी आएगा आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ओपनिंग रॉ मटेरियल, इसमें ऐड कर रहे हैं हम परचेजेस, इसमें हम माइनस कर रहे हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इन्हें सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक, अब प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो इसमें जो भी फैक्ट्री में होने वाले ऊपरी खर्चे हैं वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, तो हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये फैक्ट्री का काम है, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री का काम है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। अब फैक्ट्री से बाहर प्रोडक्ट आ चुका है, तो इसका मतलब है अब सारे के सारे ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, सारे ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे होंगे। तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड यहां आ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड यहाँ पे आ जाएगा, और उसे भी ऐड कर देंगे। अब हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चीजें बनके तैयार हो चुकी है। अगर कुछ आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तो वो फिनिश्ड गुड्स है तो ऐड कर लीजिए, अगर क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स है तो माइनस कर दीजिए। अब जो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, गुड्स सोल्ड आ जाएगा, COGS भी बोलते हैं इसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ ऐड हो जाएंगे, मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह जो भी कह लो, या फिर कमीशन टू सेल्समैन हो गया, तो ऐसे कोई से भी खर्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करके आपको सेल्स मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल में अपना प्रॉफिट मार्जिन आप ऐड करोगे, आपको नेट सेल का पता चल जाएगा कि हमें इस प्राइस पे चीजों को बेचना है। सेलिंग प्राइस हमें पता चल जाएगी कि इस प्राइस पे हम चीजों को बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, डिजायर प्रॉफिट, अदरवाइज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक के लिए अलविदा।